जब भी हम ऑटिज़म के बारे में बात करते हैं, हम सबको पता है कि बच्चा कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाता है, लेकिन वो क्यों करता है, किस लिए करता है, उसका मतलब क्या है, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, राइट? आप सब लोग मानते हैं? आप सब लोगों के क्लासेस हैं में बच्चे हैं जिनमें ऑटिज़म है? ओके। अब हम एक छोटे से 6 मिनट वीडियो आपको दिखाएंगे जो एक 8 साल की बच्ची जिसे ऑटिज़म है उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ध्यान से सुनिए, हिंदी में है, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाय, मेरा नाम पीहू है और मैं 8 साल की हूँ। मैं भी बाकी सभी बच्चों की तरह हूँ, लेकिन मुझमें कुछ चीजें अलग हैं। मेरी शक्ल से या मुझे देखने से ये सब किसी को नहीं पता चलता है, इसीलिए शायद सब सोचते हैं कि मेरे लिए भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि किसी और बच्चे के लिए। लेकिन मुझे भी तो नहीं पता था कि और बच्चे मुझसे अलग महसूस करते हैं। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही अलग हूँ, पर ये नहीं समझ आया कि कैसे अलग हूँ और क्यों अलग हूँ। ऑटिज्म, अपने आप में खोए रहना। मेरे आसपास के लोगों को लगता है शायद कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और मैं हमेशा सिर्फ अपने आप में ही खोई रहती हूँ, पर मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ। हर एक बच्चा वही करना पसंद करता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता हो, या फिर कंफर्ट मिलती हो, या सुकून मिलता हो। मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, बस मेरा तरीका अलग है। मुझे, जैसे आपने देखा ना, इसकी आवाज और हाथ में जो झटका लगता है वो बहुत पसंद है। और जो चीजें शायद साधारण बच्चों के लिए मजेदार होती होंगी, जैसे औरों के साथ खेलना, वो मेरे लिए अपने टॉय से ज्यादा मजेदार नहीं है। हो सकता है कि मैं सीख सकूं, लेकिन अंदर से मैं ऐसी नहीं बनी हुई। मेरा तरीका अलग है। बच्चों को समझ आता है कि उनके पापा हमेशा उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें, या ये उनका प्यार करने का तरीका है। लेकिन वो मुझे अभी नहीं समझ में आता है। मेरा तरीका अलग है। कई बार जो मम्मी का प्यार करने का या सुकून देने का तरीका होता है, वो मुझे आराम नहीं देता, क्योंकि मेरा तरीका ही अलग है ना। लोग अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके दुनिया में हो रही चीजों को समझते हैं और दुनिया से इंटरेक्ट भी करते हैं। हम सारी जिंदगी इन सेंसेस के जरिए अपने आसपास की दुनिया का एक नक्शा सा अपने दिमाग में बनाते हैं, और जो भी आसपास हो रही एक्टिविटीज को समझकर उन पर रिएक्ट करते हैं। इन इंद्रियों के अलावा आपको लोगों और चीजों का फर्क बचपन से ही पता होता है। परिवार में पापा और मम्मी कौन होते हैं, समाज में टीचर कौन होते हैं, ये सब देख देख कर बच्चे सीख जाते हैं। इस समझ से हमारा व्यवहार अलग अलग जगहों पे अलग होता जाता है। जैसे मम्मी और टीचर से हम अलग तरीके से बात करना सीख लेते हैं। मेरा जो नर्वस सिस्टम है उसकी वायरिंग ज्यादातर बच्चों से अलग है, जिसकी वजह से शुरू से ही मुझे हर चीज वैसी दिखाई, सुनाई या महसूस नहीं होती जैसे ज्यादातर बाकी बच्चों को होती है। कभी किसी का एक बार प्यार करने का तरीका होता है, जरा सी आवाज या कोई अलग सी अगर महक आ जाती है मुझे, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे पता ही नहीं चलती। पर ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता कि कोई सेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बल्कि सेंसेस अलग तरीके से काम करते हैं। मान लें कि जैसे कोई फिल्टर लगा हुआ है, सिग्नल्स को अलग ढंग से समझता है, या कभी ब्लॉक कर देता है या कभी बढ़ा देता है।
फिल्टर लगे होने के साथ साथ जब ये सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिस तरह मेरा ब्रेन इन सिग्नल्स को समझता है वो भी अलग है, जिसके कारण मेरा रिस्पॉन्स, मतलब जो मैं सिग्नल्स के बाद समझकर और रिस्पॉन्ड करती हूँ, वो भी अलग हो सकता है और इसलिए मेरा व्यवहार भी अलग दिखाई देता है। ऑटिज्म में ब्रेन की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि लोगों की तरफ इतना रुझान नहीं होता जितना चीजों की तरफ होता है। इसलिए लोगों और चीजों की दुनिया अलग कैसे है, क्या फर्क है इसमें, मुझे समझना मुश्किल लगता है, पर मैं सीख सकती हूँ। दोस्ती और रिश्तों के सलीके मुझे अलग ही तरीके से समझ आते हैं। आप और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस ऑटिज्म मुझे इस दुनिया को आपकी तरह समझने से रोकता है। मगर आप अगर कोशिश करें तो मेरी तरफ की दुनिया को समझ सकते हैं और फिर धीरे धीरे हम शायद एक दूसरे को भी समझने लगे, है ना? ठीक था। कुछ अपने बच्चे क्लासरूम्स के याद आए? बताइए मुझे क्या क्या चैलेंजेस या क्लासरूम में आप ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो आपने यहाँ देखे, जो आपको क्लासरूम में भी दिखते हैं? क्या दिखता है, क्या करते हैं ये बच्चे? जो आवाज़ ऐसा घूमते फैन की तरफ देखते रहते हैं, नहीं तो चीज़ें उनके पास है ना उसकी तरफ ऐसे हिलाना, ऐसे करते हिलाते रहते हैं, वो उनको पसंद आता है। उसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव बिहेवियर, मतलब एक ही चीज़, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, खुद में खोए रहते हैं, कुछ हाथों से खेलते हैं या उनकी दुनिया में रहते हैं, कुछ आवाज़ के मतलब उनको पसंद नहीं होता, इरिटेट होते हैं, दोस्ती भी नहीं करते, एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, रूटीन बदल जाए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने के टाइम, ये साइड आ रही हूँ सर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की, आई कांटेक्ट, प्योर आई कांटेक्ट कम है, आपकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, सोशल स्माइल नहीं देते हैं, चीज़ों को सूंघते हैं आवाज़ से, सो कोई भी आवाज़ या स्मेल से, मैम हाँ हाँ ऊंची आवाज में बात करो। मेरे क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम है तनिष्क, वो भी ऑटिस्टिक है। अगर उसे ऊंची आवाज में अगर बात करो तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, वही सॉफ्टली उसके साथ बात करो तो बहुत अच्छे से आंसर देता है। ओके सर, सो चीज़ें फेंकना, अपना सिर मारना, ये सब चीज़ें उन्हें, वो बिहेवियर ज़्यादा रहते हैं। ओके यस सर। स्पर्श, हाँ, पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद होता है उन्हें कि नहीं पसंद? पसंद नहीं होता है, कोई भी टाइप का टच पसंद नहीं होता है। ओके, एनीवन एल्स? हाथ को हिलाते रहते हैं, सिर को हिलाते रहते हैं, किसी एक चीज़ से बहुत लगाव हो जाता है। हाँ जी साजिद, नए व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ओके, जो उनके क्लोज होते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीबडी वांट्स टू ऐड? सब सही, सब सही। ये सारे चैलेंजेस हमें जिन्हें बच्चों को ऑटिज्म है उनमें दिखाई देते हैं। हमारे पास इनके सॉल्यूशन है, आंसर है, हम कैसे हैंडल करते हैं इनको। अच्छा ये बताइए, आईईपी में इनके लिए लक्ष्य निकालना मुश्किल आते हैं? आपको इनके लिए गोल्स निकालने में मुश्किल होती है कि नहीं होती?
तो हाथ तो 2 ही दिख रहे हैं, आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। आईपी में कठिनाई होती है। हमें भी ये बात का ज्ञात है कि ऑटिज़म जिन बच्चों को है उनके लिए चेकलिस्ट में चीज़ें जो हैं अभी कम हैं, क्योंकि अगर मैं उसको, और कभी कभी जो हैं वो काफ़ी ब्राइट रहते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन अगर बैठते ही नहीं तो सिखाऊं कैसे, है ना। लेकिन बैठना एक जगह पे चेकलिस्ट में नहीं है, आई कांटेक्ट देना चेकलिस्ट में अभी नहीं है ना। तो ये बात हम मानते हैं कि ये सब चीज़ें अभी चेकलिस्ट में नहीं हैं, हम इन पे काम कर रहे हैं और आगे के कुछ दिनों में वो आपके पास आएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक इसी चेकलिस्ट में से किस तरह से हम अपने बच्चे जिन्हें ऑटिज़म हैं उनके लिए कैसे लक्ष्य निकालें, और अगर लक्ष्य निकालें तो उन पे काम कैसे करें, आज का सेशन उस पे है। ठीक है, ओके। अब सारी विशेषताएं आपने बोली, हम लोग सब वही एक एक करके डिस्कस करें। फर्स्ट इज, आपने बोला कि या तो उनका कोई शौक नहीं रहता या एक ही चीज़ से खेलते हैं। अब ये शौक नहीं रहना का क्या मतलब होता है, जिसे हम इंग्लिश में नैरो इंटरेस्ट भी कहते हैं। जब अगर 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, वो खिलौनों से खेलता है ना, कार से खेलता है, गुड़िया से खेलता है, बबल से खेलता है, पजल से खेलता है। लेकिन कई बार जिन बच्चों को ऑटिज़म है वो किसी चीज़ से नहीं खेलते। एक चीज़ से लगाव होना एक बात है, कई बार वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ये उनका एक सिम्टम है। और दूसरा, जैसे आपने बोला है, एक ही चीज़ को, वही नीली कार या वही पीली ब्लॉक का पीस वो अपने हाथ में पकड़े रहेंगे और हमेशा उसी से खेलेंगे। ये 2 चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब आईईपी में से हम क्या ले सकते हैं अगर बच्चे के नैरो इंटरेस्ट हैं या एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है। हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अलग अलग प्रकार के खेल में भाग लेना, जिसमें पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले, सॉलिटरी मतलब अकेले खेलना, पैरेलल मतलब 2 जन का खेलना, और कोऑपरेटिव मतलब ज़्यादा बच्चों के साथ खेलना। आप ये गोल ले सकते हैं, लेकिन इस गोल की परिभाषा ऑटिज़म बच्चों के लिए अलग और नॉर्मल बच्चों के लिए, और ये मुझे नॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं करना अच्छा लगता, बट इसका मतलब जिनको ऑटिज़म नहीं है उन बच्चों से अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि उसका इंटरेस्ट मल्टीपल चीज़ों में बढ़े। अगर उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप उसको अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं, चीज़ों का नाम सिखा सकते हैं, वो कैसे काम करती हैं वो सिखा सकते हैं, कलर सिखा सकते हैं, शेप सिखा सकते हैं, लेकिन उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना। पहले इंटरेस्ट बढ़ाना अगर आपका लक्ष्य है इस बच्चे के लिए, मुझे उसे खेल सिखाना है। हर बच्चे को जो नॉर्मली बड़े हो रहे हैं, प्ले या खेलना नेचुरली आता है ना। अपने आप वो घर घर खेलते हैं, रोल प्ले करते हैं, आपस में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये नेचुरली बच्चों को आता है जो नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं। जिन बच्चों को ऑटिज़म है ये नेचुरली नहीं आता, हमें सिखाना पड़ता है। तो कैसे खेलें ये भी आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अगर वो किसी चीज़ से खेलता नहीं तो उसको टॉयज़ इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपके पहले टॉय को वो फेंक दे, हो सकता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो फेंक देगा, उसको शायद कलर पसंद नहीं आएगा या वो उस गाड़ी की आवाज़ पसंद नहीं आएगी। लेकिन ऐसे चीज़ें लीजिए जिससे उनके सेंसेस को बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो, मतलब बहुत ब्राइट कलर या बहुत वो सायरन वाली गाड़ी या वो कोई चक्के जिसके बहुत आवाज़ करते हैं, ऐसी चीज़ मत लीजिए। कोई न्यूट्रल चीज़ लीजिए या फिर कोई चीज़ जिससे उनको जिससे वो बहुत आकर्षित हों, जैसे बबल्स। ऑटिज़म वाले बच्चे बबल्स के साथ बहुत रिएक्ट करते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करिए जिससे उसका रेंज ऑफ इंटरेस्ट या चीज़ों में दिलचस्पी थोड़ी बढ़े। अगर ये बच्चा
एक ही चीज़ पे अड़ा हुआ है, वही पकड़े रहना है, उसी के साथ खेलना है, तो आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, मेरे को वही गुड़िया से पकड़े रहना है बस, और किसी चीज़ से खेलना ही नहीं। तो आपको बोलो ओके गुड़िया इज़ वन, अभी आप इसमें नया चीज़ कैसे लेके आएंगे, वो हम कैसे ला सकते हैं। और विद ऑटिज़म कोई भी चीज़ करेंगे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। बच्चे ऑटिज़म में कंसिस्टेंसी से ही सीखते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कम चीज़ें प्लान करिए, लेकिन जो भी प्लान करिए उसको रोज़ करिए। ठीक है, तो अगर आप नई चीज़ अगर लाना चाहते हैं तो विजुअल कैलेंडर सबको पता है, तो यू कैन मेक अ विजुअल कैलेंडर कि कौन सी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड ये बात ध्यान में रखिए कि वो लाल कार पकड़े रहने से मुझे अच्छा लगता है, वो जिस बच्चे को ऑटिज़म है उसे अच्छा लगता है, उसका पूरा जो बॉडी है वो संतुलित रहता है वो एक चीज़ पकड़े रहने से। तो एकदम से उसके हाथ से लेके दूसरी चीज़ देना नहीं करना है। आप समझिए कि ये उसकी गरज है, उसकी ज़रूरत है, उसे वो पकड़ने से शांति मिलती है। तो अगर आप एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो धीरे विजुअल कैलेंडर से उन्हें बता के कि अभी मैं तुमको ये पीली गुड़िया देने वाली हूँ, और विजुअल टाइमर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तुम ले लो 5 मिनट ये, उसके बाद मैं तुम्हें ये वाली गुड़िया दूंगी। और एक कॉमन स्ट्रैटेजी है ऑटिज़म के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं फर्स्ट दिस देन दैट। दैट मीन्स पहले ये फिर वो। तो जब हम ऑटिज़म के बच्चों के साथ काम करते हैं, हम ये स्ट्रैटेजीज 2 तरीके से यूज़ करते हैं। जब हम कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले वो दे दो जो उन्हें चाहिए, फिर आप वो दे दो जो आपको चाहिए। और जब थोड़ा बच्चा समझने लगे तो उसे उल्टा कर दो, पहले वो दे दो जो आप करवाना चाहते हो, और फिर वो दे दो जो उन्हें चाहिए एज अ रिवॉर्ड। या ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ लिखने के लिए नहीं, ये सच में काम आती हैं, राइट। सो ये फर्स्ट दिस देन दैट, विजुअल कैलेंडर, विजुअल टाइमर्स, ये काम आते हैं। हम हर बार ये कहते हैं कि बच्चे देखते ही नहीं, एक ही चीज़ में अड़े रहते हैं, पर हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? ये प्लानिंग आपके लेसन प्लान्स, आपके मॉड्यूलेशन, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन में जानी चाहिए। है आपका बच्चा एक क्लास में, वो सारा दिन यही करता रहेगा अगर आप उसके लिए प्लान नहीं बनाएंगे तो, राइट। दूसरी चीज़, या तो बिल्कुल भी बात नहीं करते, या आप जो बोलते हो उसी को वापस दोहराते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए एक टर्म होता है, एको ले लिया, करेक्ट। एको का मतलब समझते हैं सब? आवाज़ जब वापस आती है उसको एको बोलते हैं ना। तो एको ले लिया बिकॉज आपने जो बोला वो आपका, ऐसे लगता है आप ही की आवाज़ वापस आ रही है, राइट। ये सब ने महसूस किया है, सबके क्लासेस में होता है। आप बोलोगे पानी चाहिए, वो बोलेगा पानी चाहिए, है ना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इससे और क्या क्या हो सकता है? अगर बच्चा आज बिल्कुल नहीं बोलता तो ऑब्वियसली नॉन वर्बल के चैलेंजेस हैं, और अगर आप ही का वापस जवाब देता है तो आपको क्लासरूम में या पेरेंट्स को घर में क्या मुश्किल आती होगी, बताइए। इस हमने उसको उसके शर्ट का कलर पूछा, तेरा शर्ट का कलर कौन सा है, तो उसने, उसको रेड पता है, ब्लू पता है, लेकिन वो क्या बोलता है कि मेरा शर्ट का, तेरा शर्ट का कलर कौन सा है। हम जो क्वेश्चन उसको पूछते हैं वही वो हमें जवाब देता है, लेकिन अंदर की बात ऐसी होती, उसको बोला रेड चीज़ लो तो वो रेड चीज़ लेता है, ब्लू चीज़ लो तो वो लेता है, लेकिन जब हम उसको क्वेश्चन पूछते तो नहीं बोलता ऐसा। अगर हमें ये चीज़ सिखानी है कि जो मैं बोलूँ उसका मुझे जवाब दो, तो हम ये भी पूछ सकते हैं। आपका नाम मैम? मनीषा नलगे। मनीषा मैम, आपके दुपट्टे का कलर क्या है? आप रेड बोलोगे।
ऑटिज्म वाला बच्चा बोलेगा आपके दुपट्टे का कलर क्या है। अगर आपको ये सिखाना है तो आप ये भी बोल सकते हैं, मनीषा मैम आपके कपड़े का कलर क्या है, रेड। वो वापस में क्या बोलेगा, रेड। जो लास्ट सुनेगा वो बोलेगा। सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर इकोलेलिया दैट वी यूज इज, आपको जो आंसर चाहिए वो आप लास्ट में बोलिए। तेरे को क्या चाहिए, वो नहीं जवाब देगा, वो बोलेगा तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, पानी, तो वो बोलेगा पानी। धीरे धीरे करके जब हम इस तरह से काम करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जवाब देने लगते हैं। अब अगर ऐसे चैलेंजेस हैं कि मूलभूत ज़रूरत अपने नहीं बता पाता, अगर बच्चा, दिस इज़ व्हाट आई वाज आस्किंग, कि अगर बच्चा जवाब बोलता नहीं या आपकी बात एको करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, और आईईपी में हम क्या ले सकते हैं, अपनी मूलभूत ज़रूरत का बताना। टॉयलेट जाना है, भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब ज़रूरतें इम्पॉर्टेंट हैं, पर इसको सिखाएं कैसे, राइट? सिखाने के लिए ऑब्वियसली हर क्लास जिसमें बच्चा है ऑटिज़म का, उसमें विजुअल कैलेंडर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटिज़म वाले बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो देख के सीखते हैं। और अभी आज हम जैसे आगे जाएंगे हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से वो काम करता है, राइट? उंगली से छू के बताना, ठीक है? तो जब हम विजुअल कैलेंडर्स लगाते हैं हम हर बारी कहते हैं, अगर जैसे बच्चे ने, सबको सुन रहे हैं मेरा आवाज़ पीछे, ऑल गुड? अगर बच्चे को बाथरूम जाना है, वो बोल नहीं सकता, हम वो और कई बार मुझे ये रिस्पॉन्स आता है कि उसको समझता ही नहीं है विजुअल कैलेंडर, वो तो देखता भी नहीं है विजुअल कैलेंडर, हमने लगा के रखा है लेकिन उसको इतना ध्यान ही नहीं है कि मुझे बाथरूम जाओ और टच करे। तो पहले बारी में नहीं आएगा, 10 बारी में भी शायद नहीं आएगा, लेकिन आप अगर करते रहेंगे तो बच्चा करेगा। सो जब वो आपको लगता है कि ध्यान भी नहीं दे रहा है, आपको बच्चे की उंगली पकड़ के जाना है, टच करना है, आप ही को निकालना है और आप ही को वापस करना है। वो पहले दिन से खुद से नहीं करेगा, लेकिन करना आपको है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली इसको करेंगे तो बच्चा जाके टच करता है, क्योंकि बच्चे विजुअल लर्नर्स हैं, वो बताएंगे आपको, क्योंकि बोल तो पाएंगे नहीं, राइट? AAC समझते हैं सब? फ़ोन पे लोगों ने देखे हैं ऐप्स, जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा हाई फंक्शनिंग होते हैं। आप सब लोग मानते हैं कि कुछ ऑटिज्म बच्चे हाई फंक्शनिंग होते हैं, आता है उनको सब कुछ, बस वो करना नहीं चाहते, ये हम सोचते हैं, है ना? तो जो बच्चे हाई फंक्शनिंग होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं फ़ोन्स पे, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है घरों में, स्मार्टफोन्स पे सिखाना शुरू करेंगे, राइट? हम आपको ऐप्स के नाम भी बताएंगे, आई एम श्योर आपको पता भी होगा। जेलो करके एक ऐप है, देन देयर इज़ आवाज़ करके एक ऐप है। 2-3 ऐप्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें टच करके बच्चा बता सकता है कि मुझे क्या ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जब हम ऑटिज़म बच्चों के साथ काम करते हैं, हमको शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करना है। ये आपने सबने बोला कि उसको आवाज़ से प्रॉब्लम आता है, स्मेल से प्रॉब्लम आता है। अगर हम लंबा लंबा इंस्ट्रक्शन देंगे, चलो उठो, अपना बैग खोलो, उसमें से टिफ़िन निकालो, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड। वो उतनी देर में वो अपना गाड़ी पकड़ के चला जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो कुछ भी बच्चे से करवाना है आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में बात, बैग खोल, टिफ़िन निकाल, इज़ इनफ। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, क्योंकि उनको आपकी ही आवाज़ से सेंसरी ओवरलोड होता है, वो इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी बोलना है शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलिए और निकलवाइए। ये बातें हम याद रखेंगे तो हमारे बच्चों के लिए काम आएंगी। और कई बार हम 2 चीज़ों का चॉइस दे सकते हैं। बच्चा खुद से नहीं, ये हमने कल भी बात किया था, राइट? जब हमने आईईपी का मेकिंग चॉइस का करा था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑटिज्म बच्चों के लिए और भी ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं,
तो उन्हें चॉइस बोर्ड देना, मतलब ये चाहिए कि ये चाहिए, हमेशा ऑप्शंस रखो। आप क्या चाहते हो कि बच्चा कम्युनिकेट करे, राइट? अगर कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वो अपनी चॉइस आपको बता रहा है। अंडा चाहिए कि पोहा चाहिए, दो चीज़ें पूछेंगे तो शायद एक पे टच करेगा, नहीं तो पोहा का कटोरी जाएगा लात मार के ऊपर और मम्मी को साफ करना पड़ेगा। होता है ना, नहीं चाहिए पोहा, बट ऑप्शन देंगे तो बेटर है। या एवरीबडी विद मी ऑन दिस? सौम्या मैम विल सेंड यू ऑल द स्लाइड्स। कोई डाउट अभी तक? कोई क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन? हाँ जी। AACs होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो डिवाइसेस जो ऑडिटरी नहीं होते, कोई भी वैसा, जैसे पेक्स सुना है सबने? पेक्स का बारे में सुना है? ओके, आई विल टेल यू। कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चों को कम्युनिकेशन में काम हेल्प करती है, राइट? इसको असिस्टेड, ऑगमेंटेड असिस्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन भेजती हूँ, असिस्टेड ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हाँ, कम्युनिकेशन को असिस्ट करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए ये डिवाइसेस होते हैं। पहले एक चीज़ आती थी जिसे बोलते थे पेक्स। पेक्स का मतलब क्या होता था? एक इतना बड़ा बोर्ड होता था, उसमें छोटे छोटे चीज़ों के कार्ड्स, हमारे पास है किंजल, अगर होगा तो मैं कल दिखाऊंगी आपको। छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, जैसे आप सोचो इतने छोटे छोटे चकोर, उसमें चीज़ों की फ़ोटो बनी है, जैसे प्लेट, ग्लास, चम्मच, दवाई, और वेलक्रो लगे रहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे उसको पहन लेता है और जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए वो यहाँ से निकाल के आपको दिखाता है। ये फिज़िकल था। अब जैसे जैसे हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, अब यही सेम चीज़ों के ऐप्स बन गए हैं फ़ोन पे। तो हर, जैसे सैकड़ों चीज़ों के फ़ोटोज़ हैं, बच्चे को स्क्रॉल करके बच्चा टच करके बता सकता है कि मुझे चिप्स खाने, मुझे पानी चाहिए। तो ये जो मेल्ट डाउन होता है इस वजह से कि मेरी बात ही कोई समझ नहीं रहा, उसमें ये डिवाइसेस हेल्प करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे, इसके लिए कोई फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके क्लास में बच्चे को 4 या 5 चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप उनके कार्ड बना के रख सकते हैं, और अगर वो बच्चा वो कार्ड छू के आपको बताए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस ही है। तो आप अपने आप भी ये बना सकते हैं, समझे? कोई डाउट? सो कभी भी जब भी हम नॉर्मल बातचीत के अलावा कोई और माध्यम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके लिए, उसके लिए हम ये इनको डिवाइसेस बोलते हैं। या तो ये डिजिटल रह सकते हैं या पेक्स जैसे बोर्ड हो सकते हैं, या आप अपने क्लास में अगर बच्चे के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं उसको कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, वो भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जैसे आप सबने बोला, तेज़ आवाज़, तेज़ महक, या तेज़ या कोई भी टाइप ऑफ टच से वो, और हमने वीडियो में भी देखा है ना। किसी ने ये नोटिस किया है कि कई बार कुछ बच्चों को, 2 ऑटिज्म बच्चे हैं, किसी बच्चे को ये गरज ज़्यादा है और किसी को कम। किसी ने नोटिस किया है क्या? हाइपर मैं थोड़ा सा टच करूंगी इसके ऊपर। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे, ऑटिज्म बच्चों को दर्द ही नहीं होता है, कितना भी चोट लगे वो अपने आप को खरोचते रहते हैं, उनको दर्द का महसूस कम होता है। कई बार ऐसे होता है कि कितनी भी घंटी बजती रहे वो सुन ही नहीं रहे, है ना, अपने में ही खोए हुए हैं, और कभी थोड़ी सी भी आवाज़ होने पे एकदम ज़मीन पे लेटने लगते हैं। तो ये हैं तो दोनों को ऑटिज्म ही, तो ये अलग अलग बिहेवियर क्यों? ऐसा सोचा है कभी? दोनों में सेंसेशन अलग है। हाँ, एक को ज़्यादा आवाज़ की ज़्यादा तकलीफ होती है और इसको कम आवाज़ भी ऐसा, दोनों को अलग अलग है, क्योंकि
उनकी बॉडी ऐसी मेक हुई इसी सो। कभी कभी ये देखा है कि कुछ ऑटिज्म वाले बच्चे चीज़ें सूंघते रहते हैं, हाँ, कोई भी चीज़ लेके उसको सूंघते रहते हैं, ऐसा देखा है, करेक्ट? और किसी को थोड़े से भी स्मेल से ऐसा हो जाता है। आपने जैसे बोला, ऑटिज्म बच्चों में 2 टाइप होता है। एक जो ये सेंसेशन से जिन्हें परेशानी है, और दूसरा जो ये सेंसेशन ढूंढते हैं। दोनों ही ऑटिज्म के भाग हैं, जिसमें वो ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को स्मेल करेंगे, गंदी चीज़ों को स्मेल करेंगे। आप मना भी करोगे तो, और आपको लगेगा कैसे ये मुझे सूंघ रहा है, राइट? और कभी कभी थोड़े से भी स्मेल से परेशानी है। इस तरह से इवन फॉर साउंड, कई बच्चों को तो इनको जिनको गरज है, जो मांग रहे हैं, ये कई लोग बच्चे सारा टाइम उछलते रहते हैं, है ना, उनको उस चीज़ की वो मांग रहे हैं, उनको वो चीज़ चाहिए, उसको हम हाइपो बोलते हैं। हाइपो माने उन्हें चाहिए, हाइपो सेंसिटिव। और जिनको थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, जिनको परेशानी होती है, उसे हम हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं। हाइपो सेंसिटिव जिन्हें गरज है, जिन्हें मांगते हैं, जो चीज़ ढूंढते हैं, और जिनको थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं है, उन्हें हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं, ठीक है? तीनों ही चीज़ों में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो टच हो, सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, कुछ बच्चे मांगते हैं और कुछ बच्चे उन्हें धकेलते हैं, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ये ध्यान में रख के अब हम ये देखेंगे कि हम किस टाइप की चीज़ें आईईपी में से ले सकते हैं। कोई बताना चाहेगा, पढ़ तो लोगे आप, बट अदरवाइज क्या लेंगे ऐसे बच्चों के लिए? अगर मेरे को टच करने में प्रॉब्लम है या मुझे स्मेल से प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या दिक्कत आएगी? सेंसरी इशू आएगा तो उससे रिलेटेड हम कुछ गोल ले सकते हैं, टच का या स्मेल का हो सकते हैं। छोटे छोटे हम इसमें क्रिएटिव के लिए तो पजल्स भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर सेंसरी इशू है, मुझे कुछ भी टच करना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे क्या दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी, हाथ से खाना खाना नहीं अच्छा लगता। कितने बच्चे हैं हमारे, आता है, सब कुछ आता है, फाइन मोटर है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा, कुछ बच्चे ऑटिज्म जिनको है, उन्हें बिल्कुल आप रो देंगे, माँ रो देगी, फादर परेशान हो जाएंगे, वो ब्रश नहीं करके देंगे। क्यों? ओरल सेंसिटिविटी है उनको, है ना? सो ऐसे रोज कपड़े, वो जो उनको कपड़ों में अंदर से टच आता है, उससे वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, राइट? सो इश्यूज ऑफ खाना खाना, कपड़े पहनना, आवाज़ का प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ें आएंगे अगर बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी फॉर टच है ना? तो आईपी में से आप कितने सारे चीज़ें इनके लिए ले सकते हैं। हाथ से खाना खाना, संगीत की गतिविधियों में भाग लेना, किसी भय के कारण, हमारे अडेप्टिव बिहेवियर में एक है भय के कारण बिहेवियर दिखाना, ठीक है? अभी वो चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, बट आपका जो भी है बच्चे का इशू, कैटेगरी आप वो लीजिए और उसके बाद स्ट्रैटेजीज यूज़ करिए। सो अनेक प्रकार के टेक्सचर वाली चीज़ों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराना। सबसे पहले दाल भात देने का ज़रूरत नहीं है, हाथ से टेक्सचर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर पहले छोटे समय के लिए उन्हें संगीत सुनाइए, फिर लंबे समय के लिए हेडफोन्स लगा सकते हैं, उनको थोड़ा दूर बिठा सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम कर सकते हैं। जब थोड़ी देर बैठे तो रिवॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद सेंसरी बॉटल्स आती हैं, मतलब आप अपने ही स्कूल में चीज़ें बना सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा तेज़ स्मेल करती हैं। हींग का टेस्ट स्मेल थोड़ा ज़्यादा होता है, नेल पॉलिश रिमूवर का स्मेल ज़्यादा होता है। धीरे धीरे करके हम उनको इन स्मेल से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक बॉटल में आप कॉटन में 1 ड्रॉप डाल के रखिए, थोड़ा सा बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए, धीरे धीरे करके उसमें 3 या 4 ड्रॉप डालिए। हम बच्चों को अलग अलग स्मेल से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि जब वो नई स्मेल उनके पास आए, उनको इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। चौथा है, हमें कुछ किसी से बातचीत नहीं करना, हमें अपने दुनिया में रहना है। लेकिन हम समाज में ऐसा रह सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है।
उनका समावेश, आप उनको सोशल स्टोरीज़ या सामाजिक कहानियाँ सुना सकते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या क्या होता है वहाँ पर, क्या मिलेगा हमें वहाँ पे, कौन दिखेगा वहाँ पे घंटी की आवाज़ आएगी, वहाँ पंडित जी प्रसाद देंगे, हाथ में लेना होगा प्रसाद। ये पहले से सुना ले जाकर उनको सिखाइए। वहाँ जाकर जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है वो उसे प्रोसेस नहीं कर सकते। और ये चीज़ें हमें पता है मंदिर में क्या होगा, पहले से उन्हें बता के ले जाइए। हाथ में गीला लगेगा, पंडित जी प्रसाद देंगे, घंटी बजेगी, आवाज़ आएगी, तो वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, फिर वो उनका मेल्टडाउन कम रहता है। और जैसे मैंने बोला पहले ये फिर वो, पहले मंदिर जाएंगे फिर मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगी, तो उनको लगेगा कि मेरे लिए रिवॉर्ड है, राइट। और रीइंफोर्समेंट, अगेन जैसे मैंने इको ले लिया, अभी तक ऑलरेडी आपके साथ कवर किया तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही। अपना नाम बुलाए जाने पे जवाब ना देना, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल चीज़ें हैं, हम उनको पीछे से टच कर सकते हैं, ठीक है। जब वो आपको पीछे, आप दूर खड़े उन्हें बुलाते रहोगे वो नहीं सुनेंगे, उनके पीछे जाइए, एकदम उनको टच करिए। जब वो आपकी तरफ देखते हैं, उनका आई कांटेक्ट बनता है, तब उनका नाम लीजिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब वो आपको देखता है, 1 मिनट का आई कांटेक्ट होता है, फिर से उसका नाम बोलिए और उसको उसके पसंद की एक चीज़ जो है वो दे सकते हैं, छोटी चीज़, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे हैं, छोटी चीज़। फिर है अकेले खेलना पसंद करना, इसमें हम अलग अलग भागों में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले आप उनके साथ खेलिए, और कई बार हम ये कहते हैं कि बच्चा इमिटेट कैसे करता है, पहले आप उसको इमिटेट करिए, जो वो कर रहा है आप करिए, तब उन्हें इमिटेशन का मतलब समझ में आता है। और आप जब उनके जैसा करने लगेंगे तो उनका ध्यान भी आपकी तरफ आता है, जब उनका ध्यान आपकी तरफ आया तब आप इमिटेशन सिखाइए। और ये रूटीन बिल्कुल सहन ना कर पाना, ये मैंने अभी कवर किया। पहले से बच्चे को समझाइए, हर टाइम हम पेरेंट्स को भी यही बोलते हैं और आपको भी ये बोल रही हूँ, और ये इट वर्क्स लाइक मैजिक। पहले कई चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता नहीं होती, उसी समय हमें डील करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप शादी में जा रहे हो और पता है वहाँ पे बारात होने वाली है, तो बच्चे को पहले ही बता दो ना कि वहाँ पे होगी आवाज़, और पीछे खड़े रहो बारात में, एकदम घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्फॉर्म द चाइल्ड। आपको लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा, पर उनको समझ आता है। और अगर लगता है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो उसका एक विजुअल कैलेंडर बनाया जा सकता है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ आवाज़ होगी, वहाँ पे बैंड बजेगा, तो आपको मुश्किल आएगी। रूटीन जो हमें पता है बदली होने वाला है, उसको इन्फॉर्मेशन देना बच्चे को, चाहे विजुअली या बता के, उससे बहुत हेल्प होता है। और लास्टली, ये जो आप बोलते हो कि बच्चे रेपिटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसका क्या करना चाहिए आप बताओ? उधर मत पढ़ो, क्या करना चाहिए उसका? व्हाट शुड वी डू? कैसे रोकें? ऐसे ऐसे करता रहता है, एक्टिविटी में एंगेज करना है। और क्या करना चाहिए? रोकें कैसे, किस तरह से उनको रोकें? करने दो, वेरी गुड। हाँ, और आप भी करोगे? ओके, करेक्ट आंसर। जब तक वो एक्टिविटी उसको या किसी और को चोट नहीं पहुंचा रही, करने दीजिए, या उसकी किसी इम्पॉर्टेंट काम में बाधा नहीं डाल रही, करने दीजिए। अपने आप को संतुलित करने के ये उनके तरीके हैं। आप अब पढ़ा रहे हैं उनको मैचिंग, वो हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, आप उनका हाथ पकड़ के रखेंगे, आपका ध्यान, उसका ध्यान आपसे वैसे ही चला गया। मैचिंग करना है ना, करने दो उस हाथ से, इस हाथ से सिखा दो आप, राइट। रेपिटेटिव बिहेवियर को तब तक मत रोको जब तक आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंच रहा, या आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, या किसी और बच्चे को। ये जो हैं उनके बिहेवियर्स हैं, इनको हम बदली नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हो भी जाते हैं। लेकिन आपका ध्यान सिखाने पे होना चाहिए, इसको रोकने पे नहीं, राइट। सो
जब तक हमारे पास आईपी का अलग अलग वो नहीं है, इतने सारे तरीक़ों से आप इन बच्चों के लिए भी इसी आईपी में से लेके काम कर सकते हैं, बट हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें इनके लिए कुछ लेना है गोल। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।